नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए बड़ी बेटी का जीवन संघर्ष। सेठ दीवान चंद की हवेली में आज गहरा मातम छाया था। सेठ जी की बड़ी बेटी आज अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल चुकी थी। जनाजे के साथ उनके पुत्र के अतिरिक्त उस शहर की आबादी का एक बड़ा भाग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल था। मैं, उनकी छोटी बहन, आज बिल्कुल अकेली रह गई। हवेली के एक अंधेरे से कमरे में मैं बैठी आंसू बहा रही थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं दीदी की अंतिम यात्रा में शामिल हो पाती। वैसे तो मैं उनकी छोटी बहन थी, परंतु मेरे संवेदनशील मन में बड़ी दीदी के बचपन से लेकर अब तक दिल और दिमाग में दीदी को ऐसे आत्मसात कर लिया था। मैं दीदी के दिल के बेहद करीब थी। बड़ी दीदी के जीवन में घटी सभी बातें मुझे कंठस्थ सी हो गई थी। किसी फिल्म की तरह आज वो मेरे दिल के पर्दे पर दिखाई देने लगी। मैं उन यादों में डूब गई। दीदी और मुझ में 3 साल का अंतर था, पर समझदारी में वो मुझसे कई गुना ज्यादा थी। दीदी दीदी जितनी धीर और गंभीर थी, मैं उतनी ही चंचल और अधीर थी। माँ के मुंह से सुना था कि दीदी के जन्म के समय दादी पिता सभी को पुत्र जन्म की उम्मीद थी, परंतु इसके विपरीत बेटी के जन्म लेने पर उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। पुत्र के जन्म पर जो धूम धड़ाका होने वाला था, जो दावतें होने वाली थी, वह सब किसी न किसी बहाने से स्थगित कर दी गई। माँ को भी पुत्रवती होने पर जो सम्मान मिलने वाला था, उससे उन्हें भी वंचित कर दिया गया। बस कुछ रीति रिवाज के नाम पर कुछ औपचारिकता निभा दी गई। जीवन ने अपनी सामान्य गति पकड़ ली। अचानक समय ने अपना रंग बदला। दीदी के जन्म के कुछ ही दिनों बाद हमारे पिताजी को उनके कारोबार में अचानक आशातीत मुनाफा हुआ था। बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि बच्ची के भाग्य से यह सब हुआ है। हवेली एकाएक खुशियों से भर उठी थी। पिताजी से खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसी समय पिताजी ने एक बड़ा फार्म हाउस भी खरीद लिया और जिसका नाम बड़ी दीदी के नाम पर रखा गया। अब दीदी का लाड दुलार भी होने लगा था। दीदी के जन्म के 3 साल बाद मेरा जन्म हुआ। इस बार तो घर का माहौल बहुत उदास और निराशा से भर गया। माँ को बहुत उलाहने दिए गए। सुखी संपन्न होने के बावजूद भी माँ के खान पान और देख रेख का ध्यान नहीं रखा गया था। फलस्वरूप माँ का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। मैं बचपन से ही लाड प्यार से वंचित ही रही। बस माँ ही हम दोनों बहनों को लाड प्यार करती रहती थी। घर में किसी तरह का कोई अभाव नहीं था, परंतु फिर भी एक तनाव और निराशा का माहौल बना रहता था। ऐसे माहौल में जहाँ दीदी बहुत सहमी हुई और खामोश रहती थी, वहाँ मैं नादान और वाचाल थी। कुछ साल बाद ही हमारे परिवार में हमारे बहुप्रतीक्षित भाई का जन्म हुआ। अब घर का सारा माहौल ही बदल गया। भाई के आगमन से सब उल्लसित थे। बड़ी दीदी के पैर तो जमीन पर ही नहीं पड़ते थे। अब माँ के चेहरे पर भी कमजोरी होते हुए भी धीमी सी खुशी झलकने लगी थी। शायद वह जानती थी इस बार उसे घर परिवार के तानों से मुक्ति मिल जाएगी। माँ की अवस्था देखते हुए दादी जी ने घर का कार्य भार संभाल लिया। उनके साथ बड़ी दीदी को छोटी सी उम्र में ही दादी जी के साथ घर के कार्य में हाथ बटाने का आदेश दिया गया। हम दोनों जब स्कूल से लौटते, मैं तो बैग पटक कर खेल कूद और मौज मस्ती में लग जाती। उधर दीदी दादी जी के साथ घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती थी। दीदी को पढ़ाई के लिए बहुत कम समय मिलता था। मजबूरी में वो अपनी कॉपी किताबें किचन में ही ले जाती और किचन की अलमारी में ही रख लेती। जब उन्हें थोड़ा सा समय मिलता, वह वहीं एक चटाई पर बैठकर बड़े मनोयोग से पढ़ती रहती थी। मैं सारा दिन खेल कूद या शरारत करने में बिताती थी। शाम को मैं पढ़ाई और होमवर्क करने के बहाना कर जल्दी से अपने कमरे में दुबक जाती थी। दीदी के बड़ी और सीधी होने के कारण धीरे धीरे घर की बहुत सी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दी गई। यदि कभी कोई काम मुझे दिया भी जाता, तो मैं अपनी लापरवाही से उसे बिगाड़ कर रख देती। उसका जिसका उस बिगड़े काम का खमियाजा भी दीदी को ही भुगतना पड़ता था।
परीक्षा के नतीजे आने पर बड़ी दीदी हमेशा ही सर्वाधिक अंक प्राप्त करती थी और मैं बस किसी तरह पास भर हो जाया करती थी। दीदी कभी भी अधिक अंक मिलने पर गर्व नहीं करती थी, हमेशा मुझे प्यार से शिक्षा का महत्व समझाया करती थी। परंतु मैं उनकी बातों को हमेशा समझे सोचे बिना अनसुना कर भाग खड़ी होती थी। आज सोचती हूँ कि दीदी छोटी उम्र में ही इतनी परिपक्व और समझदार कैसे थी। शायद घर की बड़ी पहली संतान और बेटी होने के कारण वो ऐसी बन गई थी। दीदी के जीवन में अब यौवन के बसंत का आगमन हो चुका था। उनके भी जीवन में कोमल भावनाओं के नए रंग खिलने लगे थे। उनकी बड़ी सी आंखों में अनोखा सा मद छलकते रहता था। वह हर समय मुस्कुराती और गुनगुनाती रहती थी। मैं भी उम्र में उनसे थोड़ी सी ही कम थी, पर इन बातों का मतलब मैं बखूबी समझने लगी थी। मैंने महसूस किया कि वो बहुत खोई खोई सी रहती थी। उनके मन में, दिल में कोई समा गया था, जिसकी धुन में वो मग्न रहती थी। वो कौन था, इसका पता नहीं था। अब मैं दीदी की इस मुस्कान का रहस्य जानने के लिए बेकरार हो उठी। मैं परम मूर्खा थी। मैंने बहुत चालाकी से अपनी भोली दीदी की जासूसी करनी शुरू कर दी। एक दिन इस रहस्य से भी पर्दा उठ ही गया, जब मैंने महसूस किया कि हमारे पड़ोस में रहने वाली दीदी की सहेली, जो अक्सर हमारे घर आया जाया करती थी, उसके आने पर दीदी के चेहरे पर खुशी और चमक आ जाती थी और वो दोनों छत पर या कमरे में धीरे धीरे बातें करती थी। बात कुछ समझ में आने लगी। दीदी की सहेली गीता के बड़े भाई सुदर्शन ने दीदी के भोले भाले दिल को चुरा लिया था। यह उस जमाने की बातें हैं जब किसी लड़के और लड़की का आपस में प्यार करना एक अक्षम्य अपराध माना जाता था। हीर रांझा, सोनी, महिवाल के किस्से युवक और युवतियां छिप छिप के पढ़ते थे। युवा लड़के लड़कियां का प्रेम पत्र लिखना बहुत बड़ा दुस्साहस माना जाता था। उन दिनों प्यार की परिभाषा ही कुछ अलग हुआ करती थी। आजकल जैसे उन्मुक्त दैहिक प्यार से कोसों दूर निर्मल सात्विक दवा छिपा प्यार हुआ करता था। जीवन में एक बार जो किसी से प्यार हो जाता तो चाहे उस प्यार को मंजिल मिले न मिले, पर वो प्यार दिल के किसी एक कोने में हमेशा आबाद रहता था। आजकल तो प्यार की परिभाषा ही बदल गई है। प्यार तो बस एक खिलौना मात्र बनकर रह गया है। बड़ी दीदी का प्यार बहुत उदात्त, पवित्र और सागर की तरह गहरा प्यार था। गीता का भाई सुदर्शन अक्सर अपनी बहन के हाथों दीदी को संदेश भेजता और मंगवाता था। दीदी सुदर्शन के प्रेम और मोहजाल में आकंठ डूब चुकी थी। कभी कभी वो भी गीता के घर जाया करती थी। इस रिश्ते की सबसे खास बात जो यह थी कि सुदर्शन का पूरा परिवार भी बड़ी दीदी को बहुत पसंद करता था। वह दीदी को अपने घर की बहू बनाने के लिए उत्सुक थे। हमारी बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ होने वाली थी। दीदी 12वीं में थी। वह रात को देर तक पढ़ती रहती थी। मेरी भी 10वीं की परीक्षा थी। मैं बेफिक्र होकर 11 बजे ही किताब खुली छोड़ नींद के आगोश में समा जाया करती थी। कभी कभी जब मैं गहरी नींद होती थी तो बड़ी दीदी घबराकर बहुत ही चिंतित सी मुझे जगाने की असफल कोशिश करती रहती, पर मैं टस से मस नहीं होती थी। जब परीक्षा के नतीजे निकले तो वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। दीदी ने पूरे जिले में टॉप किया था और मैं बड़ी मुश्किल से दूसरी श्रेणी में पास भर हुई थी। घर, गली, पड़ोस में बड़ी दीदी की बहुत वाहवाही हुई थी। शायद बड़ी दीदी के जीवन की यह आखिरी खुशी थी। उन्होंने बड़े चाव से कॉलेज जाने के सपने भी देखने शुरू कर दिए। अपनी सहेलियों की मदद से कॉलेजों की लिस्ट भी ले आई थी, परंतु उनका भाग्य उनसे घर की बड़ी बेटी होने का जुर्माना मांग रहा था। पिताजी बहुत पुराने विचारों के व्यक्ति और अपनी हट के पक्के भी थे। उन्होंने एक जोरदार गर्जना के साथ दीदी के कॉलेज जाने और आगे पढ़ने पर रोक लगा दी। दीदी की बुद्धिमत्ता, पूरे जिले में प्रथम आना किसी भी काम नहीं आया। दीदी जो बेहद नम्र और शालीन स्वभाव की थी, वो पिताजी की आज्ञा की अवमानना करने का दुस्साहस ही नहीं कर पाई। जिद करना उनके स्वभाव में नहीं था। बस घुटनों में मुंह छिपाकर सिसक सिसक कर रोती रही। माँ ने भी पिताजी से बड़ी दीदी की पढ़ाई जारी रखने के लिए बहुत मिन्नत की थी, परंतु पिताजी का एक ही उत्तर था कि बस बहुत पढ़ाई हो चुकी, अब घर गृहस्थी के सारे काम सीखो।
पराए घर जाना है। बिना विवाद किए दीदी गहरी चुप्पी साध गई। उस समय मैं बहुत नासमझ और चंचल सी थी। कभी भी दीदी के दिल के दर्द को न समझा और न साझा करने की कोशिश ही की। बेचारी दीदी टूटती रही, बिखरती रही और मैं इस सबसे अनजान रहकर अपने जीवन में आए नए नए बसंत का स्वागत करने में मस्त रही। दीदी को परिवार की बड़ी और पहली संतान होने के जुर्म में जुर्माना भरने की दूसरी किस्त भरने का समय भी जल्दी ही आ गया। पिताजी को अब उनके हाथ पीले करने की चिंता सताने लगी। शादी के लिए वर खोजने के प्रयास होने लगे थे। इस बार दीदी चुप न रह सकी। उन्होंने अम्मा से स्पष्ट कह दिया कि उन्हें शादी नहीं करनी, इसलिए वर की तलाश न करें। दीदी की इस घोषणा से घर भर में अच्छा खासा तूफान खड़ा हो गया। अम्मा, दादी और पिताजी सभी सकते में आ गए कि बड़ी दीदी यह कहने की हिमाकत और हिम्मत कैसे कर सकती थी। उस बेचारी पर तो घर की बड़ी बेटी होने का ठप्पा लगा हुआ था। वह तो जीवन के प्रत्येक फैसले में अपने परिवार की मर्यादा से बंधी थी। उनकी कोई भी मनमानी उनके छोटे भाई और बहन के ऊपर गलत असर डाल सकती है। दीदी ने बड़ी हिम्मत करके किसी तरह चोरी छिपी से सुदर्शन की बहन को सारी बात बता दी और इस समस्या से अवगत भी करवा दिया। उन दिनों यह रिवाज हुआ करता था कि लड़की वालों को ही लड़के का रिश्ता मांगने की पहल करनी पड़ती थी। लेकिन इसके बावजूद भी सुदर्शन ने किसी भी तरह प्रयास करके अपने माता पिता को दीदी का रिश्ता मांगने के लिए राजी करवा लिया। परंतु यहाँ पर भी जाति बिरादरी की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई। हमारे परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों ने सुदर्शन की जाति को अपनी जाति से हीन बताते हुए उनके द्वारा भेजे गए शादी के रिश्ते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस तरह अपमानित होकर सुदर्शन के परिवार ने भी अब हमारे परिवार और दीदी से खफा होकर मुंह फेर लिया। दीदी रोती और बिलखती रही, परंतु किसी को भी दया न आई। इसके विपरीत इस बातों को लेकर उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने प्यार मोहब्बत करने का दुस्साहस किया तो किया कैसे। वो तो घर की बड़ी बेटी और परिवार की पहली संतान थी। उन्हें बहुत खरी खोटी भी सुनाई गई। परिवार और बिरादरी की एक दलील थी कि यदि परिवार की बड़ी बेटी का विवाह अपने से कमतर जाति में हो गया तो उनके छोटे भाई बहन को भी अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाएंगे। इसलिए दीदी बलि का बकरा बन गई। पुराने बाढ़ से सड़े गले इन रिवाजों के चलते एक खिलती कली खिलने से पहले ही मुरझा गई। बागबान को इसकी खबर तक नहीं हुई। अब बड़ी खोजबीन कर दीदी के लिए अपने परिवार और जाति के मुकाबले का वर खोज कर उनका बड़ी शान शौकत से विवाह कर दिया गया। विवाह की धूमधाम से सारा परिवार बहुत खुश था, सिवाय दीदी के। बेबस दीदी टूटे मन से अपने प्यार की चिता जलाकर एक अनजान के साथ रोती और बिलखती ससुराल चली गई। यह बात आज भी मुझे यह सोचने पर मजबूर करती है कि पिता माता अपनी लाडली बेटियों को अपने हृदय का टुकड़ा बनाकर पालते हैं, परंतु उन्हीं बेटियों को खोखले जर्जर रीति रिवाजों के चलते सूली पर क्यों चढ़ा देते हैं। कहाँ जाती है वो ममता, वो प्यार। दीदी के ससुराल में एक बड़ी पुश्तैनी हवेली, 3 देवर, ससुर, कुर्रा सास के अलावा कुछ भी नहीं था। वो कर्जे में दबे थे। उनके पति एक छोटा सा व्यवसाय करते थे जिसमें लाभ कम और घाटा अधिक हो रहा था। यही नहीं, पति उग्र स्वभाव के बेहद शक्की किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने बाहर की झूठी शान शौकत बनाई हुई थी, परंतु भीतर अभाव ही अभाव थे। वो दीदी के साथ आए दिन दुर्व्यवहार करते थे और मारपीट पर उतर आते थे। कभी कभी दीदी जब मायके आती तो अक्सर उनकी आंखें रोने से सूजी हुई होती। शरीर पर चोट के निशान भी दिखते, जिन्हें छिपाने के लिए वो मेकअप से असफल कोशिश करती नजर आती थी। माता पिताजी ने अपनी इस हठ धर्मिता के कारण अपनी लाडली बड़ी दीदी को जाति बिरादरी रस्मों रिवाजों के जाल में फंसकर कसाईयों के हाथों में सौंप दिया था। दीदी जब भी कभी मायके आती तब पिताजी उन्हें बहुत सारा सामान और एक मोटी रकम देकर विदा करते थे। वो सोचते थे कि रुपए पाकर उनके समधी खुश हो जाएंगे और दीदी को ससुराल में मिलने वाली यातनाओं से मुक्ति मिल जाएगी। पिताजी के यह उपाय भी निष्फल ही रहे। दीदी अपने आत्म स्वाभिमान को चूर चूर करती हुई एक याचक की तरह वो सामान और रुपए लेकर नीची निगाहें किए आंखें छलकाती भारी मन से विदा हो जाया करती थी।
उनके ससुराल वाले उसे अपना मौलिक अधिकार समझकर दीदी से सब ले लेते, परंतु व्यवहार में नरमी लाना भूल जाते। उनका व्यवहार यथावत ही रहता। दीदी का जीवन इसी तरह यातनाओं के साए में बीतता जा रहा था। दीदी अब एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी। उन्हें अपने साथ अपने बच्चे के खर्चे के लिए भी मायके वालों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। आए दिन के झगड़ों और कलह का असर अब बच्चे पर भी पड़ने लगा था। इसलिए दीदी एक दिन ससुराल छोड़कर मायके की दहलीज पर आ खड़ी हुई। अब अपमान को और अधिक सहन करना उनके बस से बाहर हो गया था। मजबूर होकर ही उन्होंने यह कदम उठाया। उस समय वह उन सभी ऐसी लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती दिख रही थी जिनके माता पिता जाति बिरादरी के दबाव में आकर उनके निर्मल सात्विक प्रेम को परिवार पर लगने वाला एक कलंक मानकर समाज जाति बिरादरी में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए जैसे तैसे उनके विवाह कुपात्रों से करवाकर अपनी इज्जत तो बचा लेते हैं, परंतु अपने बच्चों की खुशियों पर ग्रहण लगा देते हैं। वो अपनी बेटियों की योग्यता और प्रतिभा के पंखों को कतर कर समाज में अपनी विजय पताका, सम्मान, जाति और बिरादरी वालों की वाहवाही तो लूटकर अपने बेटियों के जीवन में जहर घोल देते हैं। पहली बार दीदी ने अपने जीवन में स्वयं के लिए एक फैसला लिया था। दीदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अपने और अपने बेटे की गुजर बसर के लिए किसी पर बोझ नहीं बनेगी। छोटी मोटी ट्यूशन, सिलाई कढ़ाई का काम कर लेंगी, परंतु ससुराल वापस नहीं जाएंगी। उनकी दुखद मनोस्थिति देखकर उस समय तो घर के सभी लोगों ने चुप्पी साध ली, पर कुछ दिन बाद ही सबने उन्हें अपने ससुराल वापस लौटने के लिए दबाव बनाना आरंभ कर दिया। पहले वही पुराने हथकंडे अपनाए जाने लगे कि औरत की जहाँ डोली जाती है वहीं से अर्थी भी उठती है, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलती। परंतु बड़ी दीदी ने यह बातें सिरे से खारिज कर दी और वापस न जाने की जिद पकड़ ली। तब उनके सामने दूसरे जाल फैलाए गए कि उनका यह फैसला छोटे बहन भाई के भविष्य को बर्बाद कर देगा। उन्हें अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। तुम उनकी शादियों की राह में कांटे बिछा रही हो। मुझे वो दिन आज भी याद आते हैं कि दीदी के मायके लौट आने की वजह से हम दोनों भाई बहन की शादियों में रुकावट आने की आशंका से हमने भी उनसे दूरियां बना ली थी। दीदी के दर्द को हम दोनों भी समझ न पाए। आज लगता है हम कितने स्वार्थी थे। घर में सबने दीदी के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। उन्हें सारे परिवार में होने वाली अशांति का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा था। अब कोई चारा न देख बेबस और लाचार दीदी फिर अपने बेटे को लेकर चली गई। आज जब मुझे उन दिनों की याद आती है तब दिल में एक गहरी टीस सी उठती है। क्यों माता पिता विवाह के बाद अपनी जाई उन बेटियों को इतना बेगाना सा कर देते हैं कि मायके पर उनका कोई अधिकार ही नहीं रहता। उनके साथ मेहमानों सा व्यवहार किया जाता है। विवाह के बाद उन्हें अपनी कोई पुरानी पसंदीदा चीज अपने साथ ले जाने के लिए भी मायके से अनुमति लेनी पड़ती है। समय का पहिया अनवरत घूमता रहा। पिताजी ने भाई को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का निर्णय लिया। उन दिनों बड़े अमीर और रसूखदार लोगों के बच्चों का उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का प्रचलन सा चल रहा था। भाई को भी पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। अब पूरी बिरादरी में इस बात की चर्चा हो रही थी कि हमारे खानदान का लड़का 7 समंदर पार उच्च शिक्षा के लिए जा रहा है। हम सब फूले न समा रहे थे। विदेश में पढ़ाई करवाने के लिए पिताजी की कमाई की आधी से अधिक रकम भाई की महंगी पढ़ाई और वहां के खर्च में व्यय होने लगी। भाई 3 साल के लिए विदेश गया था, परंतु सालों बीत गए, भाई की पढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके वापस आने का कोई आता पता ही नहीं चल रहा था। पिताजी का फार्म हाउस भी भाई की पढ़ाई के नाम पर भेंट चढ़ गया। हमारी बुजुर्ग दादी भी पोते की राह देखते देखते ईश्वर को प्यारी हो गई। घर के हालात बिगड़ते देख पिताजी ने जल्दी ही मुझे विवाह के बंधन में बांधने का निर्णय लिया। अब की बार उन्होंने न जाति का राग आलापा और न ही बिरादरी का रोना रोया। बस लड़के की योग्यता देखकर मेरा विवाह तय कर दिया। भाग्य से मेरे पति बहुत विद्वान और सुलझे हुए व्यक्ति निकले। उन दिनों मेरे पति आसाम के एक दूरस्थ शहर में कार्यरत थे। मैं
सब कुछ भूल भाल कर अपने ससुराल में रच बस गई। एक दिन अचानक मुझे पिताजी का आंसुओं में डूबा एक खत मिला, जिसे पढ़कर मैं भी विचलित हो उठी। खत को पढ़कर यह मालूम चला कि जिस पुत्र के लिए उन्होंने अपने जीवन की सारी आशाएं जोड़ रखी थी, अपनी सारी पूंजी उसकी शिक्षा पर लगा दी थी, वही पुत्र आज निर्मोही बनकर उन्हें भूल चुका था। उसने अमेरिका में ही नौकरी कर किसी विदेशी लड़की से विवाह कर लिया था। अब उसका भारत में लौटने का कोई इरादा नहीं था। उसने पिताजी को साफ शब्दों में अपना फैसला लिख दिया कि अभी उसका भारत आना संभव नहीं है, और उसने पिताजी को आश्वस्त किया कि कुछ समय बाद वो उन सबको भी अमेरिका बुला लेगा। समय तो अपनी गति से चलता रहा, पर भाई ने किसी को बुलाना तो दूर, परिवार वालों को वहां घूमने का न्योता तक नहीं भेजा। अब वह पूरी तरह विदेशी रंग में रंग कर अपने परिवार को भूल चुका था। पिताजी का खत पढ़कर मैं बहुत गहरे अपराध बोध में डूब गई। भाई को तो विदेश की चमक दमक ने अपने मोह जाल में बांध लिया, परंतु मैं तो भारत में रहते हुए भी उनकी पीड़ा और दर्द से अब तक अछूती ही रही। अब मैं स्वयं को रोक नहीं पाई और पति को सारे हालात बताकर अकेली ही मायके जा पहुंची। वहां पहुंच उनकी मजबूरियां देख मेरा मन हाहाकार कर उठा। माता पिता के दुर्दिनों के बारे में जानकर बड़ी दीदी पहले से ही वहां आई हुई थी। घर के हालात देख हम दोनों बहनें स्तब्ध रह गईं और व्यथित हो उठी। मैं समर्थ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी, वहीं उधर दीदी बेबस होते हुए भी माँ और पिता पर आए संकटों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। उनके अंदर गजब की हिम्मत थी। मेरा मन उन दिनों को याद करके एक गहरे पश्चाताप में डूब जाता है। जब कभी दीदी ससुराल की यातनाओं और प्रताड़नाओं से दुखी होकर मायके में शरण लेने आती थी, तब पूरा परिवार नाखुश होकर उन्हें जबरन ससुराल वापस जाने को बाध्य किया जाता था। हमारे समाज का यह निराला दस्तूर है कि बेटियां परिवारों में पलती हैं, पराया धन बनकर, और विवाह के बाद ससुराल में जाकर रहती हैं पराये घर से आई बनकर। समाज उन्हें स्पष्ट करे कि उनका अपना घर कौन सा होता है। आज वही दीदी अपने माता पिता को संकट में घिरा देख उनके दुखों में सहभागिता करने, उनका साथ देने सबसे पहले आ खड़ी हुई थी। वह स्वयं अपने जीवन में दुख और तकलीफों से जूझते अनवरत तनावों से घिरी सूख कर कांटा हो चुकी थी, परंतु उन्होंने अपने माता पिता को संकट की घिरा देख अपने दुख अपने सीने में ही दबा लिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिला घर पर आई परेशानियों से लड़ने की हर संभव कोशिश कर रही थी। देखते देखते पिताजी की बाजार में बनी हुई साख धूमिल पड़ने लगी थी। भाई के विदेश में ही बह जाने की खबर आग की तरह शहर में फैल गई। व्यवसाय को बहुत बड़ा झटका लगा। व्यवसाय मंदा पड़ने लगा था। बढ़ती उम्र के कारण पिताजी के शरीर में न अब ताकत ही नहीं बची थी और न ही मन में हौसला बचा था। एक समय वह व्यवसाय जगत के बड़े महारथी माने जाते थे, परंतु अब भाग्य और उम्र से हार कर अपने ही व्यवसाय को नौकरों, मुंशी और मुनीमों के हाथों लूटते देख लाचार से खड़े थे। नाती भी अभी किशोर अवस्था में था, उससे भी कोई उम्मीद रखना व्यर्थ था। धीरे धीरे माँ के जेवर भी एक एक करके बिकने लगे थे। मैं अपनी व्यक्तिगत खर्चा से बचाकर थोड़ी सी धनराशि लाई थी। उससे मैं उनकी मदद करना चाहती थी, पर मैं जानती थी कि इस बात का पिताजी को पता चलेगा तो उनके स्वाभिमान को गहरी ठेस लगेगी। यह बात उन्हें बहुत नागवार गुजरेगी कि ससुराल से आई उनकी बेटी, जिसका वह कन्यादान कर चुके थे, वो उनके घर खर्च को चलाने में मदद कर रही है। यह बात मालूम होने पर वह जीते जी ही मर जाते। माँ और पिताजी के इलाज के लिए दीदी दिन रात डॉक्टरों के चक्कर काटती रहती थी। पिता के दिल को बहलाने के हम दोनों बहुत प्रयास करती, परंतु सब प्रयास व्यर्थ हो जाते। भाई ने उनके दिल को ऐसा जख्म दिया था जो अब नासूर बन गया था। मैं अक्सर सोचती रहती कि हमारे समाज में सालों से प्रथा चलती आ रही है कि किसी परिवार में यदि पुत्र जन्म होता है तो पूरे घर में खुशियों की
बहार सी छा जाती है, मानो पुत्र उनके लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनाकर या खुशियों के दस्तावेज लेकर आया हो। वहीं दूसरी ओर बेटी के जन्म लेने पर खुशियों पर ग्रहण सा लग जाता है। दिखावे की खुशी के मुखौटे के नीचे से छिपी हुई निराशा स्पष्ट दिख ही जाती है। दीदी या दीदी, सरीखी बेटियों के मन में कोई झांक कर तो देखे कि उनके दिल में अपने जन्मदाताओं के लिए कितना प्यार और हमदर्दी के सागर छिपे रहते हैं, जो कोई महसूस नहीं कर पाता, जान नहीं पाता। बेटियां चाहे जीवन भर माता पिता के लिए चिंतित रहें, परंतु वसीयतों में पुत्रों को ही मेवा मिलता है। घर की सारी जिम्मेदारी अब बड़ी दीदी के कमजोर कंधों पर आ पड़ी थी। दीदी कसीदाकारी और बुनाई में बहुत निपुण थी। उन्होंने अपने उसी कौशल के चैक को भुनाने का निश्चय किया। उनका उत्साह और लगन देख मेरा मन उद्वेलित हो उठा। मेरी 12वीं पास दीदी अपने माता पिता के लिए कितनी चिंतित थी, और दूसरी और मैं, उच्च शिक्षित खुले विचारों वाला पति, संभ्रांत परिवार से होते हुए भी मूक दर्शक बनी अपने माता पिता की बर्बादी का तमाशा देख रही थी। मैंने अपनी व्यक्तिगत धनराशि से दीदी को एक सिलाई मशीन और एक स्वेटर बुनने की मशीन खरीद कर दे दी। यह देख दीदी की योजनाओं और आशाओं को जैसे पंख मिल गए। घर में पड़े कुछ कपड़े और ऊन से उन्होंने कुछ विभिन्न प्रकार के सैंपल बना डाले। मैंने उन सैंपल्स को कुछ थोक विक्रेताओं को दिखाया। सभी ने उन्हें बहुत पसंद किया। अब दीदी को बहुत से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। दीदी फूली ना समा रही थी, वह दुगुनी मेहनत से इस काम को आगे बढ़ाने लगी। धीरे धीरे काम चल निकला। अब दीदी ने पड़ोस में रहने वाली कुछ जरूरतमंद महिलाओं को भी अपने साथ शामिल कर लिया। अच्छी आमदनी होने लगी। मैंने भी अपने ससुराल जाकर पति से मंत्रणा कर एक कॉलेज में नौकरी कर ली। मेरे पति मुझे पूरा सहयोग देते थे। साल में 2 या 3 बार मायके जरूर जाया करती। बड़ी दीदी का उत्साह देखकर मेरा मन भाव विभोर हो उठता। दीदी से प्रेरणा पाकर मैं भी माँ पिताजी की दवाइयाँ लेकर रख जाती। उनके स्वास्थ्य संबंधी सारे चेकअप करवा कर जाती। एक बार पिताजी की अलमारी ठीक करते हुए मुझे बहुत पहले के कुछ पत्र हाथ लग गए। मैं हैरान थी कि उन पत्रों के लिफाफे खोले तक नहीं गए थे। मैंने दीदी को भी वो पत्र दिखाए। दीदी ठंडे स्वर में बोली, मैं जानती हूँ। एक बार मैंने पिताजी को पत्र खोलकर पढ़ने का आग्रह भी किया था, परंतु उन्होंने मुझे वह पत्र खोलने या पढ़ने से कड़ाई से मना कर दिया था। मैं विवश थी। पिताजी के दिल को और दुखाना नहीं चाहती थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि जिस पुत्र ने हमें जीते जी मृत समझ लिया था, उसके यह पत्र हमारे लिए रद्दी कागजों के टुकड़ों से अधिक अहमियत नहीं रखते हैं। समय बीतता गया। अच्छे खान पान और देखभाल से हमारे माता पिता स्वस्थ और खुशगवार जीवन गुजार के इस दुनिया से विदा हो गए। हम दोनों बहनें अपने माता पिता को सूर्य जैसी तेज और रोशनी तो नहीं दे पाए, परंतु उनके जीवन को हम चंद्रमा सी शीतलता और चांदनी से जरूर प्रकाशित कर पाए। इसका पूरा श्रेय मैं अपनी बड़ी दीदी को देती हूँ। वो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो बेटियों को परिवार का एक बोझ समझता है और बेटों को ईश्वर का दिया एक सम्मान या उपहार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।